जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर सबकी मेहनत को स्वीकार करे और सभी को जल्दी से जल्दी अच्छी से अच्छी नौकरी प्रदान करे और ईश्वर हम सबकी मनोकामनाओं को पूरा करे। प्यारे साथियों, आज हम हल करने जा रहे हैं प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक चयन परीक्षा 2009 का प्रश्न पत्र, अध्यायवार विश्लेषण सहित व्याख्या। तो प्यारे साथियों, ये वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। आप अब से लेकर के वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। तो प्यारे साथियों, शुरू करते हैं इस प्रश्न पत्र का पहला प्रश्न। हिंदी साहित्य के इतिहास से है ये प्रश्न। मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के नाम हैं। प्रश्न संख्या 1 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। प्रश्न संख्या 1 की व्याख्या देखते हैं। मिश्र बंधु विनोद नामक ग्रंथ मिश्र बंधुओं द्वारा लिखा गया है। उनका नाम था गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र एवं सुखदेव बिहारी मिश्र। ये तीनों हिंदी साहित्य के इतिहास में मिश्र बंधु नाम से विख्यात हुए। इन्हीं के द्वारा मिश्र बंधु विनोद नामक ग्रंथ प्रणीत किया गया है। यहां से हमें इतनी जानकारी मिल जाती है। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कालावधि निर्धारित की है। प्रथम उत्थान की जो कालावधि है वो संवत 1925 से 1950 विक्रम संवत तक। प्रश्न संख्या 2 की व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या कुछ इस तरह है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदु हरिश्चंद्र के रचना काल को दृष्टि में रखकर संवत 1925 से 1950 विक्रम तक की अवधि को प्रथम उत्थान काल माना है। इस काल में हरिश्चंद्र और उनके सहयोगी लेखक मंडलों द्वारा आधुनिक गद्य परंपरा का समृद्ध परिवर्तन हो चुका था, जिसके अवदान पर वर्तमान का गद्य साहित्य टिका हुआ है। प्रश्न संख्या 3 देख लेते हैं। हिंदी का प्रथम कवि कौन है। प्रश्न संख्या 3 का सही जवाब है सरहपा हिंदी के प्रथम कवि हैं। प्रश्न संख्या 3 की व्याख्या देख लेते हैं। सिद्ध भाषा के कवि सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। उन्हें प्रथम कवि सिद्ध करने के लिए राहुल संकृत्यायन जी ने काफी तर्क दिए हैं। उनके बाद गणना प्रसंग में चंद्रबरदाई का नाम आता है, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रबरदाई को हिंदी का प्रथम कवि माना है। यहां से इतनी जानकारी हमें मिल जाती है। प्रश्न संख्या 4 देख लेते हैं। सही आरोही क्रम चुनिए। सही आरोही क्रम क्या है। पहले है छायावाद, फिर उसके बाद में प्रगतिवाद, उसके बाद में प्रयोगवाद और सबसे बाद में नई कविता। प्रश्न संख्या 4 की थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या कुछ इस तरह है। हिंदी साहित्य के छायावाद का विकास आचार्य महावीर प्रसाद युगीन कविता के उपरांत बंगला काव्य के प्रभाव स्वरूप हिंदी में प्रकट हुआ। छायावाद नामक संज्ञा का प्रयोग सर्वप्रथम मुकुटधर पांडे, कौन, मुकुटधर पांडे ने किया, जिसकी समय सीमा 1918 से लेकर 1938 तक मानी जाती है। 1936 ईस्वी में प्रेमचंद्र के नेतृत्व में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई है। उसके बाद साहित्य में प्रगतिवादी काव्य सर्जना का युग प्रारंभ हुआ, जिसका प्रारंभ काल 1938 से 1943 ईस्वी तक माना जाता है तथा 1943 ईस्वी के बाद काव्य के क्षेत्र में एक संक्रांति का दौर चला, जिसमें प्रयोगवाद नामक नई काव्य धारा का उदय हुआ, जिसकी समय सीमा 1943 ईस्वी से 1953 ईस्वी तक मानी जाती है। प्रयोगवाद की सीमा 1943 से 1953 ईस्वी तक। 1953 के बाद डॉक्टर जगदीश गुप्त द्वारा संपादित नई कविता पत्रिका के माध्यम से आधुनिक काव्य का जन्म हुआ, जिसका नाम इसी पत्रिका के नाम पर नई कविता दे दिया गया, जिसकी समय सीमा में आधुनिक काल भी आता है। अतः उपरोक्त प्रश्न के अनुसार हिंदी के आधुनिक काल के प्रमुख काव्य प्रवृत्तियों का सही क्रम होगा पहले छायावाद, फिर प्रगतिवाद, फिर प्रयोगवाद, फिर नई कविता। यहां से हमें इतनी जानकारी मिल जाती है। प्रश्न संख्या 5 देख लेते हैं। रीतिकाल का समय था। रीतिकाल का समय था 1700 से 1900 विक्रम संवत तक। प्रश्न संख्या 5 की व्याख्या देख लेते हैं। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन किया है उसके अनुसार रीतिकाल की समय सीमा 1700 से 900 विक्रम संवत तक आती है तथा अन्य कालों की समय सीमा इस प्रकार है। आदिकाल अथवा वीरगाथा काल की समय सीमा कितना है
1050 से 1300 विक्रम संवत तक, और भक्ति काल की 1375 से 1700 विक्रम संवत तक, और आधुनिक काल 1900 से अब तक। यहां से हमें इतनी जानकारी मिल जाती है। प्रश्न संख्या 6 देख लेते हैं। हिंदी के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल का नाम किसने दिया था? यह दिया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। प्रश्न संख्या 6 की व्याख्या देख लेते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में लेखन परंपरा वैज्ञानिक रूप से आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा मानी जाती है, और उनके द्वारा जो काल विभाजन किया गया वह आदि काल को वीरगाथा काल कहा गया है। चारण काल डॉक्टर गिरियसन ने कहा है, जबकि आदि काल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। प्रारंभिक काल मिश्र बंधुओं ने कहा है, और सिद्ध सामंत काल राहुल संगीर्त्यायन ने कहा है। आदि काल का नाम दिया, तथा चारण काल एवं बीजोपन काल डॉक्टर रामकुमार वर्मा और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिए हैं। ये प्रश्न संख्या 7 जो है आदिकाल से है। पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के रचयिता हैं, यह चंद्रवरदाई। प्रश्न संख्या 7 की व्याख्या देख लेते हैं। पृथ्वीराज रासो के रचयिता पृथ्वीराज के दरबारी कवि चंद्रवरदाई थे, जबकि हेमचंद ने काव्य अनुशासन लिखा, और परमाल की रचना जगनिक अथवा आला खंड है, और अमीर खुसरो की रचनाएं खलिकबारी, खुसरो की पहेलियां, मुकरियां, दो सुखने और गजल या कव्वाली हैं। यहां से हमें इतनी जानकारी मिल जाती है। प्रश्न संख्या 8 देख लेते हैं। विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की? तो इसका जवाब है 16 ग्रंथों की रचना। प्रश्न संख्या 8 की व्याख्या देख लेते हैं। बंगाल के शासक शिव सिंह के आश्रय में रहते हुए विद्यापति ने कुल 16 ग्रंथों की रचना की थी। इन्हें मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं कीर्तिलता, कीर्ति पताका हैं। प्रश्न संख्या 9 देख लेते हैं। काव्य या श्रृंगार काव्य है, कौन सा है ये बीसल देवरासो। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आदिकालीन साहित्य में प्रणीत वीरगाथा काल के अंतर्गत रखी गई रचना बीसल देवरासो प्रेम और श्रृंगार का काव्य है, जबकि परमाल रासो वीरता एवं उत्साह से परिपूर्ण रचना है। जय मयंक जस चंद्रिका भट्ट केदार द्वारा प्रणीत आश्रयदाता का स्तुति प्रक काव्य है, और पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई द्वारा लिखित प्रबंध काव्य है। प्रश्न संख्या 10 देख लेते हैं। यह है भक्ति काल से। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? यह कौन सा कथन असत्य है? संत तुलसीदास ज्ञानाश्री शाखा के कवि हैं। संत तुलसीदास जो थे ज्ञानाश्री जो है काव्यधारा के कवि नहीं थे, ये थे रामाश्री काव्यधारा के कवि। व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या कुछ इस तरह है। भक्ति काल में भक्ति की 2 धाराएं प्रवाहित हुई, एक निर्गुण धारा और दूसरी सगुण धारा। निर्गुण धारा के अंतर्गत ज्ञानाश्री धारा तथा प्रेमाश्री धारा प्रमुख थी। अब सगुण धारा के अंतर्गत राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा ये प्रमुख थी, जिसमें तुलसीदास राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं तथा सूरदास कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। अतः तुलसीदास ज्ञानाश्री शाखा के न होकर राम भक्ति शाखा के संत एवं साहित्यकार हैं। यहां से हमें इतनी जानकारी मिल जाती है। प्रश्न संख्या 11 देख लेते हैं। सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। प्रश्न संख्या 11 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। इसकी थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। उपयुक्त कवियों में उनकी रचनाओं का क्रम इस प्रकार है। सूरदास की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? सूरसागर, सूरसारावली एवं साहित्य। जगन्नाथ रत्नाकर की प्रमुख कृतियां हैं उद्धव शतक, गंगा अवतरण, श्रृंगार लहरी, हिंडोला, हरिश्चंद्र, बिहारी रत्नाकर, दीप प्रकाश इत्यादि। और कवि निर्गुण भक्ति शाखा के अनन्य कवि हैं, जिनकी वाणियों का संग्रह क्या कहलाता है? बीजक कहलाता है, जिसके 3 भाग हैं, साखी, सबद, रमैनी। और सुमित्रा नंदन पंत छायावाद के प्रवर्तक कवियों में से एक हैं, जिनकी प्रमुख रचनाएं लोकायतन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या प्रमुख हैं। यहां से हमें इतनी जानकारी मिल जाती है। प्रश्न संख्या 12 देख लेते हैं। विनय पत्रिका नामक ग्रंथ की रचना की है, ये की है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। प्रश्न संख्या 12 की व्याख्या देख लेते हैं। विनय पत्रिका तुलसीदास द्वारा रचित काव्य है। तुलसी की कुल 12 प्रमाणिक रचनाएं मानी जाती हैं, जिसमें दोहावली, कवितावली, गीतावली, रामचरितमानस, रामाज्ञा प्रश्न, रामलला नहचू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरमे रामायण,
वैराग्य संदीपनी प्रमुख हैं। प्रश्न संख्या 13 देख लेते हैं। नीमा किस कवि की माता का नाम था? यह था कबीरदास की माता का नाम। प्रश्न संख्या 13 की व्याख्या देख लेते हैं। नीमा निर्गुण संत धारा के प्रमुख कवि कबीर की माता का नाम था, जिसने कबीर का पालन पोषण किया था, जबकि जन्म देने वाली कोई विधवा ब्राह्मणी थी, जिसके विषय में निम्नलिखित दोहा प्रसिद्ध है। जना विधवा ब्राह्मणी ने था, काशी सर में त्याग दिया, तनुवाय नीरू नीमा ने पालन कबीरा दास किया। रामानंद के परम शिष्य थे, जाति पाति का भेद मिटाया, पंचमेल खिचड़ी भाषा लिखकर निराकार प्रभु रूप दिखाया। प्रश्न संख्या 14 देख लेते हैं। रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? ये 7 कांड हैं। अब देखते हैं इसकी थोड़ी सी व्याख्या। अवधि का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य रामचरितमानस तुलसी द्वारा प्रणीत 7 कांडों से युक्त है, जो राम कथा पर आधारित है। इसके 8 नहीं 7 कांड हैं। पहला बालकांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड और चौथा किष्किंधा कांड और 5वां सुंदर कांड और 6वां लंका कांड और 7वां उत्तर कांड। प्यारे साथियों, यहां से ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कौन सा कांड कौन से नंबर पर आता है, तो इसको थोड़ा सा जो है डीपली पढ़ें और याद कर लें। रामचरितमानस की रचना दोहा चौपाई शैली में हुई है। यह परिनिष्ठित अवधि में लिखा गया है। आगे देखते हैं। भक्ति काल के किस कवि को जड़िया विशेषण से विभूषित किया जाता है? यह है नंददास। प्रश्न संख्या 15 की व्याख्या देख लेते हैं। अष्टछाप के कवियों में नंददास अपनी तर्कपूर्ण शैली के लिए प्रसिद्ध हैं। इनके द्वारा कही गई बातें मानो काव्य में नक की तरह पिरोई गई हैं। इसी बात को लेकर कहा जाता है, और कब गढ़िया नंददास जड़िया। प्रश्न संख्या 16 देख लेते हैं। अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास किसके शिष्य थे? ये थे विट्ठलनाथ जी के शिष्य। किसके थे ये? विट्ठलनाथ जी के शिष्य। प्रश्न संख्या 16 की व्याख्या देख लेते हैं। वल्लभाचार्य जी ने पुष्टि मार्ग के अनुयायी जिन 8 कवियों पर उनके पुत्र गोस्वामी विट्ठलनाथ ने अपने आशीर्वाद की छाप लगाई थी, वह अष्ट सखा या अष्टछाप के नाम से जाने गए। इन 8 भक्त कवियों में 4 वल्लभाचार्य के शिष्य और शेष 4 शिष्य गोसाई विट्ठलनाथ के। अब विट्ठलनाथ के 4 शिष्य थे। कौन कौन से थे? गोविंद स्वामी, नंददास, क्षीर स्वामी, चतुर्भुजदास। तथा वल्लभाचार्य के 4 शिष्य कौन कौन थे? कुंभनदास, सूरदास, परमानंददास और कृष्णदास। यहां से इतनी जानकारी हमें मिल जाती है। प्रश्न संख्या 17 देख लेते हैं। अखरावट काव्य कृति के रचयिता कौन है? यह है मलिक मोहम्मद जायसी। प्रश्न संख्या 17 की व्याख्या देख लेते हैं। भक्ति काव्य शाखा की प्रेमश्री शाखा के पुरोधा कवि मलिक मोहम्मद जायसी ने ठेठ अवधि में निम्नलिखित रचनाएं की हैं, जिसमें अखरावट, पद्मावत, आखिरी कलाम प्रसिद्ध हैं, जबकि कुतुबुन ने मृगावती लिखी है, मंजन की मधुमालती है और शेख उस्मान ने चित्रावली नामक सूफी काव्य कृति लिखी है। यहां से हमें इतनी जानकारी मिल जाती है। प्रश्न संख्या 18 देख लेते हैं। वैराग्य संदीपनी किस कवि की रचना है? यह है तुलसीदास जी की रचना। प्रश्न संख्या 18 की व्याख्या देख लेते हैं। वैराग्य संदीपनी गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखित एक लघु काव्य ग्रंथ है। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं रामचरितमानस, रामलला नहचू, कवितावली, दोहावली, विनय पत्रिका, गीतावली, रामज्ञा प्रश्न आदि। यहां से हमें इतनी जानकारी मिल जाती है। प्रश्न संख्या 19 देख लेते हैं, जो रीतिकाल से है। इनमें से कौन सा ग्रंथ केशव का नहीं है? रामचंद्रिका ये भी है, कवि प्रिया ये भी है, विज्ञान गीता ये भी है, भाषा भूषण ये नहीं है। इसकी थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। आचार्य केशव दास रीति काव्य के प्रथम आचार्य माने जाते हैं। इनके द्वारा लक्षण एवं प्रबंध दोनों प्रकार की रचनाएं की गईं, जिसमें कवि प्रिया, रसिक प्रिया लक्षण काव्य हैं। रामचंद्रिका उनका प्रमुख प्रबंध काव्य है, जिसे छंदों की प्रयोगशाला कहा जाता है। अन्य कवियों में वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता और जहांगीर जस चंद्रिका प्रमुख हैं। केशव दास राजाश्रित कवि थे, इसलिए इन्होंने अपनी रचनाओं में आश्रितदाताओं का गुणगान किया है। प्रश्न संख्या 20 देख लेते हैं। देव कवि किस जिले के थे? ये थे इटावा के। प्रश्न संख्या 20 की व्याख्या देख लेते हैं। महाकवि देव रीतिकाल के श्रेष्ठ कवियों में हैं। ये उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के रहने वाले थे। इनका पूरा नाम देवदत्त। क्या था इनका पूरा नाम? देवदत्त था। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? भाव विलास, भवानी विलास, रस विलास, जाति विलास, सुख सागर तरंग, अष्टयाम इत्यादि हैं। प्रश्न संख्या 21 देख लेते हैं। गणानंद की कीर्तियां किस भाषा में हैं? यह है ब्रज भाषा में।
किस कौन सी भाषा में? ब्रज भाषा में। प्रश्न संख्या 21 की थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। प्रेम पीर के अमर गायक घनानंद रीति मुक्त धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। इनकी रचना ब्रज भाषा में लिखी गई हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं सुजान सागर, विरह लीला, कोकसार। इनके विषय में आचार्य शुक्ल ने लिखा है कि प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण, धीर, पथिक तथा जवाबदानी का दावा करने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। प्रश्न संख्या 22 देख लेते हैं। बिहारी सतसई में दोहे हैं, यह 719 दोहे हैं बिहारी सतसई में। बिहारी सतसई में वस्तुतः 713 दोहे हैं, किंतु किसी किसी विद्वान ने 719 और 723 दोहे माने हैं। प्रश्न संख्या 23 देख लेते हैं, जो पुनर्जागरण से है। सुख सागर की रचना किसने की? ये की थी सदासुख लाल ने। प्रश्न संख्या 23 की व्याख्या देख लेते हैं। भारतेंदु पूर्व हिंदी गद्य के 4 उन्नायकों की निम्नलिखित रचनाएं हैं, जिसमें सुख सागर मुंशी सदासुख लाल ने लिखा है। इंशाअल्लाह खां द्वारा प्रणीत रानी केतकी की कहानी और सदल मिश्र द्वारा नासिकेतोपाख्यान की रचना की गई है, जबकि प्रेम सागर लल्लू लाल द्वारा लिखित है। प्रश्न संख्या 24 देख लेते हैं, जो भारतेंदु युग से है। रत्नाकर शब्द किस कवि के साथ जुड़ा है? यह जुड़ा है जगन्नाथ के साथ। व्याख्या कुछ इस तरह है। रत्नाकर उपाधि ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवि जगन्नाथ के साथ जुड़ा है, जबकि भारतेंदु हरिश्चंद्र की उपाधि थी और प्रेमग्न बद्री नारायण चौधरी की उपाधि थी। प्रश्न संख्या 25 देख लेते हैं। शिव शंभू के चिट्ठे के लेखक हैं, यह बाल मुकुंद गुप्त। प्रश्न संख्या 25 की व्याख्या देख लेते हैं। भारतेंदु मंडल के प्रसिद्ध लेखकों में बाल मुकुंद गुप्त का स्थान विशिष्ट है, जिन्होंने अपनी व्यंग्यात्मक पूर्ण शैली में अपने निबंधों में जीवंतता ला दी। उनकी द्वारा लिखित निबंध शिव शंभू के चिट्ठे में लॉर्ड कर्जन पर एक व्यंग लिखा गया है। यहाँ से हमें इतनी जानकारी मिल जाती है। प्रश्न संख्या 26 देख लेते हैं। द्विवेदी युग वैदेही वनवास नामक काव्य लिखा है, यह लिखा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी ने। प्रश्न संख्या 26 की थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं। वैदेही वनवास नामक कीर्ति द्विवेदी युगीन प्रमुख कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत की है। इनके अन्य ग्रंथ हैं प्रिय प्रवास, पदम प्रसून, चुभते चौपते, चौके चौपते, रस कलश इत्यादि। यहाँ से इतनी जानकारी हमें मिल जाती है। प्रश्न संख्या 27 देख लेते हैं। रसक रंजन किस सुप्रसिद्ध निबंधकार की कीर्ति है? यह आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की। प्रश्न संख्या 27 की व्याख्या देख लेते हैं। रसक रंजन नामक निबंध युग प्रवर्तक साहित्यकार आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है, जो एक वैचारिक एवं मौलिक निबंध है। उनके अन्य निबंध हैं साहित्य सीकर कालिदास, साहित्यकार कालिदास एवं उनकी कविता, कौटिल्य, कुठार एवं वनिता विलास आदि। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों का संग्रह, जो मनोविकार एवं अन्य शीर्षकों से संकलित हैं, वे चिंतामणि भाग 1 और 2 हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने रस मीमांसा नामक भी निबंध लिखा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रसिद्ध निबंध कौन कौन से हैं? अशोक के फूल, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, आलोक पर्व, कुटज एवं कल्पना इत्यादि। बाबू गुलाब राय प्रभावोत्पादक विवेचनात्मक निबंधों के संकलनकार हैं। उनका प्रमुख निबंध है ठलुआ क्लब, फिर निराशा क्यों, मेरी असफलताएं, मन की बातें, गेहूं बनाम गुलाब आदि इनके प्रमुख निबंध हैं। प्रश्न संख्या 27 में इतनी जानकारी मिल जाती है। प्रश्न संख्या 28 देख लेते हैं। आधुनिक हिंदी कहानी का आरंभ सरस्वती पत्रिका के सन 1900 ईस्वी में प्रकाशित अंक की किस कहानी से माना जाता है? ये माना जाता है इंदुमती से। प्रश्न संख्या 28 की व्याख्या देख लेते हैं। इंदुमती नामक कहानी किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा लिखित सरस्वती पत्रिका में सन 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, जो शेक्सपियर के टेम्पेस्ट नामक नाटक के आधार पर लिखी गई थी। यह हिंदी साहित्य की पहली कहानी मानी जाती है, जबकि कुछ विद्वान बंग महिला द्वारा लिखित दुलाई वाली को पहली कहानी मानते हैं। नासिकेतोपाख्यान सदल मिश्र द्वारा प्रणीत ग्रंथ है, जबकि रानी केत की कहानी मुंशी इंशाअल्लाह खां द्वारा लिखित है। यमलोक की यात्रा राधा चरण गोस्वामी द्वारा लिखित श्रेष्ठ कहानी थी है। सरस्वती नामक पत्रिका में कुछ अन्य कहानियां भी प्रकाशित हुई, जिसमें प्लेग की चुड़ैल लाला भगवान दीन द्वारा लिखित 1902 ईस्वी में प्रकाशित हुई, तथा 11 वर्ष का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल का समय लिखित कहानी 1907 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। यहां से हमें इतनी जानकारी मिल जाती है। प्रश्न संख्या 29 देखते हैं। रंग में भंग
नामक काव्य कृति के रचयिता हैं? ये हैं मैथिली शरण गुप्त। प्रश्न संख्या 29 की व्याख्या देख लेते हैं। रंग में भंग नामक कृति राजपुतानी आन बान की कथा है जिसका प्रणयन राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने किया था। उनकी अन्य कृतियां हैं साकेत, यशोधरा, विकटभट, किसान, सिद्धराज, पिलासी का युद्ध, जयद्रथ और पंचवटी इत्यादि। यहां से हमें इतनी जानकारी मिल जाती है। प्रश्न संख्या 30 देख लेते हैं। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या था? यह था सन 1900। प्रश्न संख्या 30 की व्याख्या देख लेते हैं। हिंदी की प्रसिद्ध मासिक पत्रिका सरस्वती का प्रकाशन वर्ष सन 1900 ईस्वी में महावीर प्रसाद द्विवेदी के नेतृत्व में किया गया था, जो द्विवेदी युग की प्रधान पत्रिका थी तथा इसमें प्रकाशित प्रथम कहानी इंदुमती थी। प्रश्न संख्या 31 देख लेते हैं। राष्ट्रीय काव्य धारा के किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहकर संबोधित किया गया? ये थे माखनलाल चतुर्वेदी। प्रश्न संख्या 31 की व्याख्या देख लेते हैं। राष्ट्रीय काव्य धारा के श्रेष्ठ कवि माखनलाल चतुर्वेदी की काव्य विशिष्टता एवं श्रेष्ठता के कारण उनके समकालीन कवियों ने उन्हें एक भारतीय आत्मा की उपमा से संबोधित किया था तथा कहा भी गया है, राष्ट्र चेतना का स्वर फूंका जिसने राह नहीं दे दी, वह भारतीय आत्मा सशक्त माखनलाल चतुर्वेदी। यहां से हमें इतनी जानकारी मिल जाती है। प्रश्न संख्या 32 देखते हैं जो छायावाद से है। जयशंकर प्रसाद की कामायनी की भाषा है यह खड़ी बोली। कामायनी की भाषा कैसी है? खड़ी बोली। प्रश्न संख्या 32 की थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं। जयशंकर प्रसाद की काव्य सर्जना की शुरुआत प्रेम पथिक नामक रचना में ब्रज भाषा में हुई थी, किंतु बाद में उसका रूपांतरण खड़ी बोली में कर दिया गया, जबकि उनकी अन्य रचनाएं कामायनी, आंसू, लहर हिंदी खड़ी बोली में प्रणीत की गई हैं। यहां से हमें इतनी जानकारी मिल जाती है। प्रश्न संख्या 33 देख लेते हैं। नारी विमर्श पर लिखने वाली पहली महिला लेखक हैं महादेवी वर्मा। प्रश्न संख्या 33 की व्याख्या देख लेते हैं। छायावादी लेखिकाओं में महादेवी वर्मा का विशिष्ट स्थान है, जिन्होंने नारी चेतना एवं नारी विमर्श पर अपनी लेखनी चलाई। इनकी रचनाएं हैं श्रृंगार की कड़ियां, जिसमें नारी विमर्श पर मुख्यतः व्याख्या की गई है। इनकी अन्य रचनाएं हैं दीपशिखा, नीरजा, निहार, चित्रलेखा इत्यादि। प्रश्न संख्या 34 देख लेते हैं जो प्रगतिवाद से है। लखनऊ में आयोजित 1936 के प्रगतिशील लेखक संघ के ऐतिहासिक आयोजन के अध्यक्ष थे। ये कौन थे? ये थे प्रेमचंद जी। प्रश्न संख्या 34 की थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं। 1917 में हुई रूस की समाजवादी क्रांति का भारत के भी बुद्धिजीवियों पर भी प्रभाव पड़ा। 1936 में प्रेमचंद की अध्यक्षता में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लखनऊ में की गई थी, जिसके मुख्य संयोजक जहीर सज्जाद थे। प्रश्न संख्या 35 देख लेते हैं। परिमल किस कवि की रचना है? यह है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। प्रश्न संख्या 35 की व्याख्या देख लेते हैं। परिमल युग शलाका साहित्यकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखित प्रमुख प्रगतिवादी काव्य है, जिनकी अन्य रचनाएं हैं अनामिका, गीतिका, तुलसीदास एवं राम की शक्ति पूजा। जबकि मैथिली शरण गुप्त की प्रमुख कृतियां कौन सी हैं? जयद्रथ व्रत, पंचवटी, झंकार, साकेत, यशोधरा, द्वापर एवं विष्णु प्रिया। जयशंकर प्रसाद की काव्य कृतियां कौन सी हैं? झरना, आंसू, लहर, कामायनी, महाकाव्य इत्यादि। ये कामायनी क्या है? महाकाव्य है। रामधारी दिनकर की लिखित प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? यह रेणुका, प्रणभंग, हुंकार, रसवंती, रश्मि, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, नीलकुसुम एवं संस्कृत के 4 अध्याय। प्रश्न संख्या 35 से हमें इतनी जानकारी मिल जाती है। प्रश्न संख्या 36 देख लेते हैं। हिंदी साहित्य में निम्नलिखित पंक्तियां किसके द्वारा लिखी गई हैं? जदपि सुजाति सुलक्षणी, स्वर्ण सरस सुवृंत, भूषण बिनु न बिरजाई, कविता विनीता मित। प्रश्न संख्या 36 का सही जवाब है ये पंक्तियां केशव दास द्वारा लिखित हैं। प्रश्न संख्या 36 की व्याख्या देख लेते हैं। उपरोक्त पंक्तियां रीति काल के प्रथम आचार्य तथा लक्षण काव्यों के प्रणेता आचार्य केशव द्वारा रचित हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कवि प्रिया, रसिक प्रिया और रामचंद्रिका। प्रश्न संख्या 37 देख लेते हैं जो नई कविता से है। धूमिल को किस काव्य कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? यह मिला था कल सुनना मुझे पर।
प्रश्न संख्या 37 की व्याख्या देख लेते हैं। धूमिल का वास्तविक नाम सुदामा पांडे था। उन्हें 1997 ईस्वी में धूमिल को कल सुनना मुझे कब 1997 में काव्य वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। प्रश्न से ये इतनी जानकारी हमें मिल जाती है। प्रश्न संख्या 37 देख लेते हैं। नई कविता के प्रवर्तक थे, ये थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रश्न संख्या 37 की व्याख्या देख लेते हैं। नई कविता के प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। इन्होंने ही सर्वप्रथम ब्रजभाषा काव्य के स्थान पर खड़ी बोली में कविता लिखी। अतः दिए गए विकल्प के अनुसार विकल्प संख्या 3 सही है। जबकि नई कविता के प्रवर्तक मुख्य गीतकार डॉक्टर जगदीश चंद्र गुप्त माने जाते हैं, जो 1954 में नई कविता नामक पत्रिका शुरू किए थे। वहीं से आधुनिक काव्य धारा में नई कविता की शुरुआत मानी गई है। प्रश्न संख्या 39 देख लेते हैं, जो गद्य साहित्य का इतिहास से है। हिंदी अपने जन्म से ही ब्रजभाषा की प्रवृत्ति के साथ खड़ी बोली की प्रवृत्ति के लिए आई थी। ब्रजभाषा के हाथ में हाथ दिए खड़ी बोली उतरी। यह कथन निम्न में से किसका है? यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। प्रश्न संख्या 39 की व्याख्या देख लेते हैं। उपरोक्त कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, जो हिंदी में गद्य के विकास के विषय में कहा गया है। आचार्य शुक्ल ने ब्रजभाषा के अंतिम चरण में किस तरह खड़ी बोली गद्य का विकास हुआ, उसी के विषय में उपरोक्त कथन अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास में दिया है। प्रश्न संख्या 40 देख लेते हैं। समय के आरोही क्रम में कौन सी रचना पहले आई है? यह आई है अंधेर नगरी। उपरोक्त रचनाओं का आरोही क्रम में काल निर्धारण इस प्रकार है। भारतेंदु रचित अंधेर नगरी 1881 ईस्वी में प्रकाशित हुई। जैनेन्द्र का त्यागपत्र नामक उपन्यास 1937 में प्रकाशित हुआ। आज्ञे का आत्मनेपथ नामक काव्य संग्रह 1960 ईस्वी में प्रकाशित हुआ तथा विद्यानिवास मिश्र का ललित निबंध तुम चंदनम पानी 1957 में प्रकाशित हुआ। प्रश्न संख्या 41 देख लेते हैं। वीरांगना नामक उपन्यास के रचयिता हैं, यह है राम नरेश त्रिपाठी। प्रश्न संख्या 41 की व्याख्या देख लेते हैं। वीरांगना उपन्यास के रचयिता राम नरेश त्रिपाठी हैं। इनकी अन्य रचनाएं हैं मिलन, पथिक, मानसी, स्वप्न, रामधारी सिंह दिनकर का नाटक है। इनकी अन्य कृतियां कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, रसवंती, रेणुका, हुंकार, प्रणभंग, परशुराम की प्रतिज्ञा, उर्वशी, नीलकुसुम, हारे को हरिराम, शुद्ध कविता की खोज। जबकि जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है कंकाल, तितली, इरावती अपूर्ण है। वस्तुतः जगन्नाथ रत्नाकर कवि थे, उनका कोई उपन्यास नहीं है।